बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम हो क्या रहा है कि ताज़ा एपिसोड के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान मोहसिन तरीन। नाज़रीन हम आज 3 इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ हैं जिस पे मैं अपडेट करना चाहूँगा अपने व्यूअर्स को, और इससे अंदाज़ा हो सकता है कि जो हमारी जो पॉलिटिकल जो फोर्सेस हैं वो आवाम को किस हवाले से देख रहे हैं और मुल्क को किस हवाले से देख रहे हैं। नाज़रीन कराम, पॉलिटिकल फोर्सेस का वन लाइन एजेंडा होता है कि जी हम इक़्तिदार में आ रहे हैं, हम हुक्मरानी में आ रहे हैं और हमारा जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है वो आवाम की फलाह व बहबूद के लिए काम करना है। तो ये जो 3 इश्यूज़ मैं आपको अभी शेयर करूँगा, आपकी खिदमत में पेश करूँगा, इससे अंदाज़ा होता है कि जी हमारी पॉलिटिकल जो एलीट है वो कितनी सिंसियर है, कितनी अक्लमंद है और कितनी कमिटेड है। ये 3 चीज़ें, कितनी सिंसियर है आवाम की फलाह बहबूद के लिए, कितनी कमिटेड है कि जो फैसले कर लेती है वो उस पर पूरा उतरती है, और कितनी विजनरी है, ये चीज़ें। अच्छा, एक इसमें ख़बर है कि जनवरी 22 से लेकर दिसंबर 22 तक 1 साल का टेन्योर बनता है। 1 साल के टेन्योर में 25 वज़रा ने गैर मुल्की दौरे किए, 25 वज़रा ने, और ये कोई 6 करोड़ 52 लाख रुपए का इनका अखराजात हुए हैं 25 वज़रा के गैर मुल्की दौरों पर। अच्छा, इसमें वज़ीर आज़म साहब के दौरे नहीं हैं, इसमें बिलावल साहब के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उनके दौरे की रकम इसमें शामिल नहीं है, और वे दोनों पार्टीज़ क्लेम कर रही हैं कि ये शहबाज शरीफ जो हैं वज़ीर आज़म के तौर पर जितने दौरे कर रहे हैं तो उनके अखराजात वो ख़ुद बर्दाश्त कर रहे हैं। ये अभी ये हुकूमत जाएगी तो ये पता लगेगा कि जी बिलावल और शहबाज शरीफ जो हैं ये इनके जो गैर मुल्की दौरों हैं उनके पैसे कहाँ से अदा हो रही हैं, ये तो बाद में क्लियर होगा। लेकिन अभी जो डाटा असम्बली में पेश किया गया है वो 25 वज़रा का डाटा पेश किया गया है, और 6 करोड़ 52 लाख रुपए का जो बिल्स हैं वो असम्बली में जमा हुए हैं और बिल वो क्लियर हो चुके हुए हैं। इसमें मैं 25 वज़रा के नाम तो एक बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट हो जाएगी, मैं आपको सिर्फ सीधा 2, 4, 5 जो मिनिस्टर्स हैं उनके नाम और उनके जो दौरे पे जो ख़र्चा हुआ है वो आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। वफाकी वज़ीर सेहत हैं जी अब्दुल कादिर पटेल साहब, इनका ताल्लुक़ पाकिस्तान पीपल पार्टी से है, और असम्बली में आपने इनको देखा हुआ होगा, और बड़ी आप कह लें कि जी आसान लफ्ज़ में बड़ी गंदी गुफ्तगू करते हैं असम्बली में, और इन्होंने फ़ॉरेन टूर किए हैं जी, और सिर्फ इस एक बंदे के फ़ॉरेन टूर पे 1 करोड़ 4 लाख 20 हज़ार रुपये हुकूमत ने इनके फ़ॉरेन टूर पे अदा किए। सिर्फ एक वज़ीर सेहत के टूर पर 1 करोड़ 4 लाख 20 हज़ार रुपये। नवीद कमर साहब, इनका ताल्लुक़ भी पाकिस्तान पीपल पार्टी से है, इन्होंने जो फ़ॉरेन टूर किए हैं उस पर 59 लाख रुपीज़ खर्चा है। उसके बाद शीरी रहमान साहबा वज़ीर मौसमियात हैं, इनका ताल्लुक़ भी पाकिस्तान पीपल पार्टी से है, तो इनका जो फ़ॉरेन टूर के पे खर्चे आए हैं वो 49 लाख रुपए खर्चा आया है। उसके बाद चौधरी सालिक हुसैन वफाकी वज़ीर हैं, इनका जो फ़ॉरेन टूर पे खर्चा आया है वो 37 लाख रुपए खर्चा आया है। मुसद्दिक मलिक साहब 35 लाख रुपए पे फ़ॉरेन टूर किया। ख्वाजा आसिफ वज़ीर दिफा 31 लाख रुपए में फ़ॉरेन टूर किया। खुर्रम दस्तगीर साहब ने 26 लाख रुपए का फ़ॉरेन टूर किया, और इसाक डार ने 24 लाख रुपए का फ़ॉरेन टूर किया। 6 करोड़ 52 लाख रुपए। अभी मुझे नहीं यकीन, आप लोग शायद यकीन करें कि इनमें से जितने भी ये 25 वज़रा हैं या गवर्नमेंट की जो क्लास है उसको इतना अक्ल और शऊर है कि ये 6 करोड़ 52 लाख जो हैं ये फ़ॉरेन टूर पे ख़र्च किए हैं, तो इसका आउटकम क्या है। गरीब के बजट का हम अगर तखमीना लगाएं तो वो हम कहते हैं कि ये 30,000 रुपये वाला जो है ना जी वो घर चला सकता है, बहुत मुश्किल है घर चलाने में। तो उनको अगर ये पता कर चले कि जी 1 लाख रुपए में 30-30 हज़ार वाले 3 घर
चल सकते हैं पूरा महीना। तो ये आपके लिए सोचने का मकाम है कि जी जब ये वज़रा आपके पास इलेक्शन के लिए आएँ, वोट मांगने के लिए आएँ, तो आपने इनसे पूछना है, भाई साहब आपने जो फ़ॉरेन टूर पे इतने पैसे लगा दिए हैं, तो वो आप हमारे गरीब लोगों पे ये पैसे लगाने के लिए आप क्यों तैयार नहीं हो। एक इशू ये था जी। और ये बड़ी मायूस कुन है पोजीशन कि जी हम करोड़ों रुपए तो लगा देते हैं अपने टूर पर और उसका आउटकम नहीं होता, और आवाम बेचारी पिस रही होती है 20,000 30,000 रुपये के लिए, आटे के लिए और चीनी के लिए, घी के लिए। दूसरा इशू जो है वो नाज़रीन किराम है NA 193 राजनपुर का ज़िमनी इलेक्शन था, जो जामपुर का एरिया है, उसमें इलेक्शन हुआ है। और उसमें जो कैंडिडेट थे वो मोहसिन खान लगारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से थे, अम्मार अवैस लगारी ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से थे। और ये आपको बताता चलूँ कि ये अवैस लगारी के बेटे हैं, और अवैस लगारी का आपको पता होगा कि साबिक़ सदर फ़ारूक खान लगारी जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान पीपल पार्टी से था, ये उनके पोते हैं अम्मार अवैस लगारी। और सरदार अख्तर खान गुरशानी ये पाकिस्तान पीपल पार्टी के कैंडिडेट थे, और महमूद अहमद साहब ये TLP के कैंडिडेट थे। ये बाकी भी कुछ कैंडिडेट थे, ये तकरीबन 4 कैंडिडेट ये बन रहे हैं, तो टोटल मेरे ख्याल में 11 के करीब कैंडिडेट थे, कुछ इंडिपेंडेंट भी थे, बाकी वो थे। तो इसमें जो फिगर्स है वो कोई रजिस्टर्ड वोटर जो थे वो कोई 3,80,000 के करीब थे जो रजिस्टर्ड वोटर्स हैं इसमें, और मेल जो थे वो 2,06,000 हैं, और फीमेल जो थे वो 1,72,000 हैं जी। अभी ये सीट ज़िमनी इलेक्शन था जी जामपुर का 193 राजनपुर, और इसमें 2018 में सरदार जाफ़िर खान लगारी इस सीट से कामयाब हुए थे। उनका ताल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से था, फिर उनकी डेथ हुई, तो डेथ के बाद ये ज़िमनी इलेक्शन अनाउंस हुआ था, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने टिकट दी मोहसिन खान लगारी को, और मुस्लिम लीग नून ने अवैस लगारी के बेटे को अम्मार अवैस को। अच्छा, इसमें जो देखने वाली जो चीज़ है, जो कैलकुलेशन थोड़ी सी आपकी नज़र मैं आपकी पेश खिदमत करता हूँ कि पिछली दफ़ा 2018 में जाफ़िर जो लगारी थे उन्होंने 81,149 वोट हासिल किए थे, 81,000। अब मोहसिन लगारी ने 90,392 वोट हासिल किए, यानी कि 9,000 वोट ज़्यादा हासिल किए हैं। अच्छा, 2018 में जब इलेक्शन हुआ था तो वहाँ पे मुस्लिम लीग नून का कैंडिडेट नहीं था, तो इस कंडीशन में सरदार शेर अली खान गुरचानी जो एक बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट था, उन्होंने आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ा था और 55,409 वोट लिए थे। आज़ाद हैसियत में 55,409। अभी जो जितनी मेरी उस हल्के में लोगों से बात हुई है तो वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू एक ही था कि अगर मुस्लिम लीग नून सरदार शेर अली खान गुरचानी को नून लीग की टिकट दे देती तो इस तरह बुरी शिकस्त ना होती, मुकाबला होता, सख्त मुकाबला होता। क्योंकि जो अगर आज़ाद हैसियत में 55,000 वोट ले रहा है तो 10-20 हज़ार उसको पार्टी का वोट भी मिलना था, लेकिन वो शख्सियात जो हैं वो हावी होती हैं पार्टी पर, और जो मौरूसी सियासत है वो भी पार्टियों में बड़ी गहराई तक असरअंदाज होती है। तो अवैस लगारी साहब ने ज़िद की और अपने बेटे को टिकट दिलवाई, सरदार शेर अली खान गुरचानी को टिकट नहीं दिलवाई। तो अम्मार अवैस लगारी साहब ने 55,000 वोट लिए नून लीग के प्लेटफॉर्म पे। तो सरदार शेर अली खान गुरचानी आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ा और उन्होंने भी 55,000 वोट लिया। तो अब ये आप डिफरेंस देख लें। अभी जो चीज़ दूसरी है वो इम्पॉर्टेंट है, वो शाजिया थी आबिद 2018 की कैंडिडेट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की,
उन्होंने 27,710 वोट लिए थे। तो अब सरदार अख्तर हसन गुरचानी जो हैं इन्होंने 20,000 वोट लिए हैं, इनके 7,000 वोट उनके कम हो गए पाकिस्तान पीपल पार्टी के। अभी 20,000 वोट पीपल पार्टी ले रही है एनए के इलेक्शन में और क्लेम करती है कि बिलावल नेक्स्ट पीएम होगा, हुकूमत नेक्स्ट पाकिस्तान पीपल पार्टी की होगी और मुल्क को बहरानों से पीपल पार्टी निकाल सकती है। 90,000 वोट हैं सरदार मोहसिन खान लगारी के, 55,000 वोट हैं अम्मार अवैस लगारी के, 20,000 वोट हैं सरदार अख्तर खान गुरचानी के। महमूद अहमद जो टीएलपी के हैं इन्होंने 3,981 वोट लिए हैं। तो अगर हम इनको पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और टीएलपी इनके और बाकी सारे आज़ाद अरकान इनके वोट शामिल कर लें और जो इसमें मुस्तरद वोट हुए हैं वो कुछ 4,816 रिजेक्टेड वोट भी थे, वो भी शामिल कर लें आप। मुस्लिम लीग नून, पीपल पार्टी, टीएलपी, 8 आज़ाद उम्मीदवार और रिजेक्टेड वोट, ये सारे मिला के 88,000 वोट बनते हैं और अकेले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार सरदार मोहसिन खान लगारी के 90,000 वोट। अभी कोई ये नहीं कह सकता कि यहाँ से धांधली हुई है जी, हमारे वोट नहीं पड़े जी, हमारा ये नहीं हुआ जी हमारा, और टर्नआउट भी 47% के करीब इसमें आ गया था। तो इसमें पाकिस्तान जो तहरीक इंसाफ की जो टीम है उसको क्रेडिट जाता है कि उन्होंने ये इलेक्शन को फाइट किया। इमरान खान साहब ने भी 2 दिन पहले राजनपुर के लोगों के लिए एक वीडियो मैसेज भी भेजा था और उसका नतीजा ये निकला कि जी 35,000 की लीड से सरदार मोहसिन खान लगारी ने ये सीट विन की है। अभी ये जो इलेक्शन का प्रोसेस है इससे जान जा रही है पीडीएम की और मौलाना की और पाकिस्तान पीपल पार्टी की, तो ये एक सीट के नतीजे से नज़र में आ जाता है, समझ में आ जाता है कि जी अगर एक एक सीट पे 35-35 हज़ार की लीड है और 10 वोट आप इकट्ठे कर लें, 10 पार्टियों के वोट इकट्ठे कर लें, तब भी वो मिलकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार को नहीं हरा सकते। तो ये एक लम्हा फिक्रिया है जिसकी बेस पर ये सारे के सारे प्रॉब्लम में हैं। अब आते हैं तीसरे इश्यूज़ पे, जो लेटेस्ट इशू है और हॉट इशू है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब ने सुमोटो एक्शन लिया हुआ था पंजाब और केपीके के जो असम्बली डिज़ोल्व हुई थी चीफ मिनिस्टर की समरी पर, उस पर उन्होंने सुमोटो लिया हुआ था। तो आज उसका फैसला दिया उन्होंने। तो उस की थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड बना दूँ कि जी पहले 9 रुकनी बेंच था जी, 9 मोहतरम जज साहबान उसमें शामिल थे। फिर मुस्लिम लीग नून ने कंपेन चलाई कि जी ये 2 जजेस ऐसे हैं, ये इस पे इतराज़ है, ये फ़िक्स बेंच है और ये वो। सरगोदा और साहिवाल के जलसे में मरियम बीबी ने बड़ी ज़बरदस्त पंगा किया कि ये जजेस के ख़िलाफ़ जो है ना जी वो बड़ी नाज़ेबा गुफ्तगू की। तो उसकी बेस पे वो 2 जज साहबान अलहदा हो गए इस पे कि जी हमें ख़ुद इससे बेंच से अलहदा हो जाना चाहिए, और 2 जज साहबान और भी इख्तलाफी नोट लिख के वो इंडिपेंडेंट हो गए। तो वो पीछे जो बेंच बच गया वो 5 रुकनी बेंच बच गया, जिसमें जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ये उस बेंच को हेड कर रहे थे, और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब और जस्टिस मजहर अली साहब और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस जमाल खान मंदुखे, ये 5 रुकनी बेंच था। मंगल को उन्होंने फैसला महफूज किया और आज बुध उन्होंने फैसला सुना दिया है, और ये 3-2 का फैसला था। 2 जजेस ने इख्तलाफी नोट लिखा है और उन इख्तलाफी नोट में भी जो उनका पॉइंट ऑफ व्यू था वो ये था कि ऑलरेडी जो हाई कोर्ट है वो ये 90 दिन में इलेक्शन कराने का फ़ैसला दे चुकी हुई है। तो इस हाई कोर्ट के फ़ैसले को मद्देनज़र रखते हुए सुप्रीम कोर्ट जो है वो चीफ जस्टिस साहब इस पे सुमोटो नहीं ले सकते, ये उनका इख्तलाफी नोट था। और जो ये इस एक पॉइंट पे इख्तलाफी नोट था, 90 दिन में इलेक्शन कराने के वो भी हक़ में थे कि जी 90 दिन में जो इलेक्शन की डेट है वो होनी चाहिए, आइन और कानून की पासदारी होनी चाहिए, ये उस पर भी हक़ में थे। तो 2
असम्बलीज डिज़ाल्व हुई, पंजाब असम्बली डिज़ाल्व हुई, चीफ मिनिस्टर ने समरी भेजी, गवर्नर साहब ने उस पर साइन नहीं किए और जो ड्यू डेट था 48 घंटे का वो समरी अपने पास रखी और उसके बाद वो असम्बली ऑटोमेटिकली डिज़ाल्व हो गई। इस पे इशू ये था कि जी गवर्नर ने असम्बली पे साइन नहीं किए, गवर्नर ने समरी पर साइन नहीं किए, लिहाजा वो इलेक्शन की डेट नहीं देता। और केपीके की असम्बली जो डिज़ाल्व हुई उस पर गवर्नर साहब ने साइन कर दिए थे, वो भी डेट नहीं दे रहे थे। तो अब इसको कोर्ट ने डिसाइड ये किया है, आर्डर ये किया है कि जी केपीके की असम्बली जो डिज़ाल्व हुई है उस पर गवर्नर पाबंद है, जिसने साइन किए हैं समरी पर, चीफ मिनिस्टर की समरी पर जिसने साइन किए हैं वो पाबंद है, वो इलेक्शन की डेट देगा। अगर वो नहीं दे रहा तो वो कानून और आइन की खिलाफ वर्जी कर रहा है। अब आ जाए पंजाब पे गवर्नर कहते हैं कि जी मैंने असम्बली पे साइन नहीं किए लिहाजा मैं की डेट दूँ। तो उसमें उन्होंने इलेक्शन कमीशन को इंस्ट्रक्शन दी हैं कि जी आप सदर पाकिस्तान से कोऑर्डिनेशन करें, मुशावरत करें और इलेक्शन की डेट लें। इलेक्शन 90 दिन में होने चाहिए। अभी वो काफ़ी सारा टाइम जो मुस्लिम लीग नून और पीडीएम की जो हुकूमत थी वो ज़ाय कर चुकी थी, तो उस पर इश्यूज आ रहे थे कि जी वो हमारा ड्यू टाइम जो स्टेप्स हैं वो पूरे नहीं हो रहे। तो उस पर उन्होंने कहा कि जी इस पे बैठ के आप मुशावरत करें और 1-2 दिन आगे पीछे करने हैं तो कम करने हैं या ज़्यादा करने हैं तो वो आप उसको बैठ के मुशावरत के साथ कर लें। लेकिन एक चीज़ पे सारे मुत्तफिक हैं कि 90 दिन में इलेक्शन होने हैं, इससे ऊपर नहीं। तो अभी ये जैसे फैसला आया हुआ तो वो वज़ीर कानून साहब हैं, तारड़ साहब हैं जी, वो उन्होंने मीडिया टॉक की तो उसमें वो कह रहे थे कि जी ये फ़ैसला ऐसे नहीं है जैसे पूरी दुनिया उसको एक्सप्लेन कर रही है। सीनियर जो रिटायर्ड जजेज़ हैं वो एक्सप्लेन कर रहे हैं, एतजाज़ हसन साहब इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं और बाकी जो सीनियर वकला हैं वो सारे एक्सप्लेन कर रहे हैं। वो कहते हैं नहीं ये ऐसे नहीं है, ये ऐसे है, ये फ़ैसला 3 और 2 से नहीं आया, ये फ़ैसला आया है 4 और 3 से। तो वो एक साफ़ी ने उनसे पूछा कि ये 4 और 3 की साइंस कैसे है जी। उन्होंने कहा कि ये जो 2 जज साहब ने, जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब और जस्टिस याहिया अफरीदी साहब, जिन्होंने बेंच छोड़ दिया था, उनका भी इख्तलाफी नोट था। तो वो अगर वो इख्तलाफी नोट हम इधर मर्ज कर लें, जो 2 जज साहबान ने इख्तलाफी नोट लिखा है जिसमें जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस जमाल मंदुखेल साहब, तो इनके साथ अगर हम मर्ज कर लें, इख्तलाफी नोट को जमा कर लें तो ये 4 इख्तलाफी नोट बनते हैं। और 3 जजेस ने कहा है कि जी आप ये इसके हक़ में फ़ैसला दिया है, तो ये 4-3 से तो ये फ़ैसला ही गलत है, इसकी इंटरप्रिटेशन आप गलत कर रहे हैं, इसकी इंटरप्रिटेशन जो है ना ये वो हम ठीक कर रहे हैं। तो इसका क्लियर नहीं हो रहा मुस्लिम लीग नून को, वज़ीर कानून साहब को, कि जी ये फ़ैसले में कहा किया गया है। नाज़रीन अगर हम अलमिया देखें, कानून बनाते हैं, कितना जुल्म है कि ये कानून खुद बनाते हैं। और मिसाल मैंने कानून एक बनाया है और मैं फिर उस कानून की तशरीह के लिए सुप्रीम कोर्ट के पास जाऊं, उसको कहूँ जी जैसा ये कानून मैंने बनाया है लेकिन इसकी तशरीह आप करें, ये मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये कानून में क्या है। तो मैंने एक सीनियर हैं हमारे, तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा जी इसकी क्या वजह है। उसने कहा जी 2 वजूहत हो सकती हैं इस तरह का जो है ना जी वो कानून बनाने के लिए। इसको अंधा कानून कह लें आप, जिसको किसी की समझ नहीं आती, जो उधर टकरे मारते हैं उधर टकरे मारते हैं। तो उन्होंने कहा जी 2 वजूहत हो सकती हैं। एक वजह ये हो सकती है कि इन्होंने जानबूझ के इस तरह का कानून बनाते हैं ताकि कभी हमें ज़रूरत पड़ जाए तो हम रास्ता निकाल के तो निकल जाए। और दूसरा जो है वो ये हो सकती है कि ये इनमें इतनी अक्ल शऊर ही नहीं है कि ये कोई बेहतर कानून बना सके। अभी ये दोनों में से कौन सी जो है ना जी वो थ्योरी अप्लाई आप करते हैं कि जी ये जानबूझ के ये डंडी मारते हैं, ये चोर रास्ते रखते हैं कानून में ताकि हमें निकलने का रास्ता मिल सके, या फिर इनमें अक्ल शऊर वो लेवल वो नहीं है कि जिसमें ये तय कर सकें कि हमने कानून कैसे बनाना है, इनको समझ नहीं है, इनकी अक्ल नहीं काम करती उस वक्त कानून बनाते हुए। तो ये इन दोनों चीज़ों में से ये जो करंट हुक्मरान हैं इस पे कौन सी थ्योरी आप अप्लाई करेंगे, ये फैसला आपने करना है। आज तक के लिए इतना ही।
और मोहसिन को इजाज़त दीजिए। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के पास।